ये किसी ने कुछ पूछा है, क्या पूछा है मैम? ऊपर वाले स्टेप में तो बीच वाला परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, तो इसे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका थर्ड और फोर्थ रो तो इंटरचेंज हो जाना चाहिए था ना। किसमें? ये कब का है? क्या नाम है? आशीष? मैम प्रीवियस लेक्चर का ही है। कल के लेक्चर का है? यस मैम। कौन से वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं आप? मैम ऊपर में जो बीच वाला मैट्रिक्स है वो तो परमुटेशन मैट्रिक्स है, जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद रो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हाँ, इस तो ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, हम हाँ इस बोल दीजिए। मैट्रिक्स को हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो जो हम्म। फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका थर्ड रो और फोर्थ रो तो इंटरचेंज हो जाना चाहिए, लेकिन रियल में मल्टीप्लिकेशन करने पे ऐसा नहीं होता है। तो सॉरी, फिर से आप बोलिए अपना क्वेश्चन। ये जो बीच वाला परमुटेशन मैट्रिक्स है, इससे किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रो इंटरचेंज हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका थर्ड रो और फोर्थ रो इंटरचेंज हो जाना चाहिए, लेकिन रियल में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरचेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली तो इसको नहीं कर सकते हैं कि परमुटेशन मैट्रिक्स मिल गया तो रो इंटरचेंज कर दो। आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? जब हमें परमुटेशन मैट्रिक्स मिल जा रही है देन क्या? ये मैं बीच समझ वाली नहीं पाई। परमुटेशन मैट्रिक्स है ऊपर वाले स्टेप में। ये वाली? बीच वाली जो इस ये तीन वाली या मैट्रिक्स, ये वाली? ये वाली? बीच वाली। ये वाली जो 3 मैट्रिक्स लिखी है उसमें बीच वाली? हाँ, तीन मैट्रिक्स लिखे उसमें बीच वाली। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? ये तो परमुटेशन मैट्रिक्स है। हाँ। इसको पहली वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे रो जी। इंटरचेंज हो जाना चाहिए, थर्ड रो और फोर्थ रो। लेकिन इसको नीचे वाले स्टेप में रो इंटरचेंज नहीं होते हैं, और रियलिटी में भी मल्टीप्लाई करने पे रो इंटरचेंज नहीं होते। सी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आप किसी मैट्रिक्स को इसके लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रो ऑपरेशंस करता है, और अगर राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम ऑपरेशंस करता है ना? इसीलिए जब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें थर्ड और फोर्थ कॉलम चेंज हो गए हैं। ये वाली मैट्रिक्स ओ देखिए और ये मैट्रिक्स देखिए, क्योंकि ये इसे राइट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये राइट से जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती है तो वो कॉलम में ऑपरेशंस करती हैं, और जब लेफ्ट से मल्टीप्लाई होती है तब रो में करती हैं। ऊपर वाले में देखिए जैसे यहाँ था, ठीक है? यहाँ इस वाले मैट्रिक्स में ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ था, ये परमुटेशन मैट्रिक्स, इसलिए यहाँ पे इसने थर्ड और फोर्थ रो को इंटरचेंज किया। ठीक है? ओके मैम, गॉट यहाँ इट। पे ओके, बस यही क्वेरी थी ना? यस मैम। ओके, फाइन। अच्छा, और अगर हमने एक क्वेश्चन ये बताइए आप लोग, शायद हमने बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो हमें बताना चाहिए कि किसी भी सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्यों हमेशा हम रो ऑपरेशंस ही लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशंस क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। रो ऑपरेशन पे मैट्रिक्स नहीं बदलती और कॉलम ऑपरेशन पे मैट्रिक्स बदल जाती है। रो ऑपरेशन पे मैट्रिक्स नहीं बदलती का मतलब? डिटर्मिनेंट का वैल्यू। नहीं, वो तो कॉलम ऑपरेशन में भी नहीं बदलती है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रो वाइज लें या कॉलम वाइज लें सेम आती है ना? डिटर्मिनेंट तो यूनिक वैल्यू होती है ना।
जब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बताना शुरू किया था तब वो बताया था या नहीं? बताइए प्लीज आप लोग, नहीं तो हमें फिर वो बताना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं बताया था मैम। नहीं बताया था मैम। ओके, सो कभी भी जब हम लोग रो ऑपरेशंस कर रहे हैं या रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने गिवन सिस्टम को ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? चाहे हमारा चाहे गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन सर ने पढ़ाया था, रिमेम्बर? गॉस एलिमिनेशन क्या था? मैट्रिक्स को ऑपरेशन। हाँ, मैट्रिक्स अगर हमारी Ax इज इक्वल टू बी दी रहती है तो हम लोग लिखते हैं कैसे, इसे अप्लाई करते हैं अगर गॉस एलिमिनेशन करना रहता है तो A ऑगमेंटेड B लिखते हैं, उसके बाद रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इसे हम लोग इस A को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। एम आई राइट? यस मैम। हमेशा हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाते हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगाते। ऐसा क्यों करते हैं? For the sake, suppose I am giving you an example of 2 by 2. 2x plus y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 4. ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अगर हम अपना गॉस एलिमिनेशन लगा रहे हैं, डेट मीन्स व्हाट, कि हम इस सिस्टम को अपने अपर ट्रायंगुलर में चेंज कर रहे हैं, राइट? तो कैसे करेंगे कि इस वाले में x रखेंगे, इस वाले में से x को हम एलिमिनेट करेंगे। यही कर रहे हैं ना कि फर्स्ट कॉलम में हम 1 1 एंट्री को रख रहे हैं और नीचे की एंट्रीज को हम 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस A11। प्लीज आंसर, यही कर रहे हैं हम। तो बेसिकली जब हम लोग ये कर रहे हैं ना, ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो हमारा हो यही रहा है कि वेरिएबल्स एलिमिनेट हो रहे हैं। इसीलिए हमेशा हम बस रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रो जा रहा है बार बार इसमें से सब्ट्रैक्ट होने। जब हमने R2 माइनस R1 किया, डेट मीन्स व्हाट, कि ये पूरा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, सी ये हमारी 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इसके लिए A और B क्या हो जाएंगे? A हो जाएगा हमारा 2 1 3 1, ठीक है? 2 और 3 को इधर लिख लेते हैं, इजी पड़ेगा, इससे आप लोगों को विजिबल होगा। बस इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि हमारे ऑपरेशंस आप लोगों के लिए क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, बाकी और कोई रीजन नहीं है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। सी, अब अगर हम इसको सिस्टम फॉर्म में लिखें देन क्या होगा हमारा? 1 2 1 3 एक्स वाई इज इक्वल टू 3 4, यही होगा ना? और अगर हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड B फॉर्म करेंगे, 1 2 1 3 3 4। और अब जब हम R2 गोज टू R2 माइनस R1 करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस पूरे रो को इस पूरे रो में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो लेट अस सब्ट्रैक्ट दैट, व्हाट वी विल ऑब्टेन, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 2 3 1 minus 1 0 3 minus 2 1 4 minus 3 1, राइट? अब इसके करेस्पॉन्डिंग सिस्टम लिख के देखिए क्या होगा। ये हमें सिस्टम क्या देगा? x plus 2y is equal to 3 and y is equal to 1। और इस पूरे सिस्टम को बस हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? x में से x जाएगा 0, 2y में से 2y में से 3y जाएगा, माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 3 minus 4 minus 1। This will also give us second equation y is equal to 1। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। तो इसीलिए जब हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो इस पूरे A ऑगमेंटेड B पे कर रहे हैं। और यही रीजन है कि हम लोग जो इसका सोल्यूशन होगा इस सिस्टम का, वही इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। आर यू एग्री विद मी
कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 का जो भी सोल्यूशन होगा विल बी द सेम एज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। इन दोनों का सोल्यूशन कॉमन होगा। यस मैम। राइट? क्यों? क्योंकि एक पूरे इक्वेशन को लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड को भी सब्ट्रैक्ट किया गया है इसमें से। द सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपन हियर। लेकिन हम यहाँ इसीलिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अलाउड है, क्योंकि हम किसी x के कोफिशिएंट को किसी y के कोफिशिएंट्स के साथ नहीं ना कंपेयर कर सकते हैं या ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। कैन आई राइट दिस वन एज 2x x और y का कोफिशिएंट ऐड करके कॉलम ऑपरेशंस बेसिकली इसको अप्लाई करके कैन आई राइट दिस वन एज 3x plus 2y is equal to 3 and 4x plus 3y is equal to 4। क्या इसका जो सोल्यूशन होगा वो इसके साथ कॉमन होगा? हाँ? ये दोनों अपने सोल्यूशन शेयर करेंगे? नो मैम। नहीं करेंगे ना। इसीलिए जब हम कभी भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं कहीं भी सिस्टम को सॉल्व करने में, पूरे जगह बस हम लोग रो ऑपरेशंस ही अलाउ कर रहे हैं। कॉलम ऑपरेशंस आप करोगे कब करोगे? जब आपको x a इज इक्वल टू b को सॉल्व करना हो। फाइन। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आपको कैसे लिखना होगा सिस्टम? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। इसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म आपको लिखना होगा a बिलो ऑगमेंटेड b और इनके कॉलम ऑपरेशंस पे लगाएंगे। इस वाले के लिए अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे तब जाके हमें x मिलेगा। ठीक है? हम जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ पा रहे हो कि जब भी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं ओनली वी आर अलाउड टू डू रो एलिमेंट्री ऑपरेशन बाई बिकॉज वी आर टेकिंग आवर सिस्टम इन दिस फॉर्म and in this form we cannot add one variable with another variable। एक का कोफिशिएंट हम दूसरे के कोफिशिएंट के साथ अगर ऐड करेंगे तो सोल्यूशन हमारा वो सेम नहीं होगा उस सिस्टम का, उसमें हमारा एक्स वाई बदल जाएगा। हाउएवर अगर हम लोग केवल रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से लगा रहे हैं देन आवर सोल्यूशन विल बी सेम। इसीलिए यहाँ पे ये वाला सिंबल लिखा जाता है टिल्डा। टिल्डा इसे नोटेशन में कहा जाता है, मीनिंग इसकी होती है इक्विवेलेंट और यहाँ पे रो इक्विवेलेंट। रो इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है। रो इक्विवेलेंट मीन्स one can be obtained from another by applying some elementary operations, elementary row operations only। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन लिखा जा रहा था तब ये कन्वर्जन के टाइम में बीच में टिल्डा वाला सिंबल यूज किया जा रहा था, जबकि जब हम एलयू पीएलयू पे आए सॉल्व करने के लिए तब हम इक्वलिटी साइन यूज करने लगे। यहाँ पे देखा था आप लोगों ने ध्यान दिया था? यहाँ Yes, पे ma'am. इसीलिए ये चीजें हो रही थी। तो अब क्लियर है ना क्यों हमेशा हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन हीट अप्लाई करते हैं? क्योंकि हमारी जो इक्विवेलेंट सिस्टम्स उनसे बनती हैं उनका सोल्यूशन स्पेस सेम रहता है, उनका सोल्यूशन चेंज नहीं होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने सिस्टम का ओरिजिनल फॉर्म इससे लेके चल रहे हैं ax is equal to b। Is it clear now? यस मैम। Yes, ma'am. दूसरी चीज अगर आपको इसे समझने में दिक्कत हो रही है नो इशू, इसे आप मत सॉल्व करिए। इस सिस्टम का ट्रांसपोज तो हम लोग ले सकते हैं ना, इस वाले का क्या होगा हमारा A ट्रांसपोज X ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, राइट? अगर X इज इक्वल टू B है तो A ट्रांसपोज X ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज होगा। यस मैम।
और इसे सॉल्व कर लीजिए एक्स ट्रांसपोज के लिए। जब आपको एक्स ट्रांसपोज मिल जाएगा तो आप उससे एक्स तो लिख सकते हैं, है ना। एक्स ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन में दिक्कत हो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग से नहीं सीखना है। हम x इज इक्वल टू बी जब भी आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए हम अपना पूरा मेथड जानते हैं। We will apply again elementary operations, row elementary operations on this system and we will solve this system for x transpose. जब हमें x transpose मिल जाएगा, then by this x transpose we will again take transpose of that value and we will get our original x. Clear? मैम हाँ, ए बाई बी ट्रांसपोज मतलब ए बाई बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ये वाली। यस मैम, जो आप एक्स ए इक्वल टू बी के बगल में है। अच्छा, इस वाले को कैसे लिखते हैं? ax इज इक्वल टू बी को, a को बस जो रहता है वहां पे इस वेरिएबल को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना। ये तो हमने नोटेशंस अपने बनाए हैं ना हम लोगों ने। यस मैम, मतलब जो आपने बताया ना ए बाई बी वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब क्या करेंगे हाँ, उसको रो बाई हम लिखना है ना। बिलो एक्स ऑगमेंटेड। जैसे ये राइट ऑगमेंटेड बी के पढ़ रहे थे, इसे हम बिलो ऑगमेंटेड बी पढ़ेंगे। यहाँ बी और यहाँ बी ये सेम नहीं है, डायमेंशन डिफरेंट हो चुकी है। जैसे ये x हमारा कहाँ होगा? अब तो ये मैट्रिक्स हमारी कितने की है? n क्रॉस n की, है ना। यस ये मैम, वेरिएबल कहाँ होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए? 1 क्रॉस n, है ना, x, यस तभी मैम, तो ये a में मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारी 1 क्रॉस n की है, मतलब एक रो वेक्टर है। और यहाँ पे ये वाली b एक कॉलम वेक्टर है, क्योंकि इसका डायमेंशन था हमारा n रोज 1 कॉलम्स। तो अब तो हम a के नीचे b को ऑगमेंट कर सकते हैं ना। ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस 1 की है, सॉरी 1 क्रॉस n। वन क्रॉस n, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए अगर हम बिलो ऑगमेंटेड कर रहे हैं, और राइट ऑगमेंट अगर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। अब तो कोई पूछेगा कि क्यों हमेशा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो बताओगे ना। यस मैम, Because by these operations our solution space does not change. सॉल्यूशन स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका सॉल्यूशन स्पेस होता क्या है? x कहां से आता है? ये ax इज इक्वल टू बी सॉल्वेबल कब होगा? बताइए बताइए। कोई सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी, लेट मी राइट। सपोज कोई मैट्रिक्स है a1 a2 a3, ये कॉलम्स हैं, किसी डायमेंशन के हैं, 2 3 या जो भी मान लीजिए आप लोग, कोई इशू नहीं है। x1 x2 x3 तीन वेरिएबल हैं। दिस गिव्स अस b1 b2 b3। ठीक है, तो अगर b1 b2 b3 मान रहे हैं तो मतलब a1 a2 a3 हमारे 3 क्रॉस 1 के वेक्टर्स हैं, कॉलम्स हैं, 3 रोज 1 कॉलम। तो ये सिस्टम हमारा सॉल्वेबल कब होगा? ये हमारा ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म का है, Yes, ma'am. है ना। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू b। अगर हम इसको पूरा b ही कहें, लिख सकते हैं क्या? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 इज इक्वल टू b, लिखा जा सकता है ना। मैम हाँ, जो ए है तो वो ए जो है वो 1 क्रॉस 3 है और एक्स है जो 3 क्रॉस 1 है, तो ओवरऑल जो बी होगा तो 1 क्रॉस 1 होना चाहिए ना ये राइट साइड। a1
A2 A3 कॉलम्स हैं, स्केलर नहीं है। ए के जो कॉलम्स हैं उनको हमने डिनोट किया है। ओके मैम। ठीक है, अगर उससे वो है तो हम C1 C2 C3 कर दें। उस मतलब ये 3x1 के वेक्टर्स हैं। A1 एक 3x1 का मैट्रिक्स है, A2 एक 3x1 का है, A3 एक 3x1 का है। ठीक है, जैसे यस मैम। यहाँ पे हमारा था ये वाला, तो हम इस पूरे को A1 बोल रहे हैं, इस पूरे को A2 बोल रहे हैं। ओके, तो अब हमें बताइए कि हमें x1 x2 x3 कब ऐसा मिलेगा कि वो इक्वल टू b हो जाए। याद करिए, कॉलम स्पेस क्या था? ओके, उसके पहले हम और हिंट देते हैं आप लोगों को। x1 कहाँ जा रहा है? x1 हमारा 1x1 रहता है ना, स्केलर्स आते हैं x1 x2 x3, ये पूरा एक वेक्टर है ना, ये तो इसके कंपोनेंट्स हैं। तो क्या हम इस x1 को स्वाइप करके A1 के आगे ले जा सकते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन से वो तब भी डिफाइन हो जाएगा, है ना? पढ़ा था हम लोगों ने ना 102 में, रिमेम्बर? यस मैम। Can I write this one as x1 A1 plus x2 A2 plus x3 A3 is equal to b? लिख सकते हैं क्या? यस मैम। अब इसे देख के बताइए ये एलिमेंट जो है वो जाएगा कहाँ? A1 A2 A3 हमारे कॉलम्स हैं A के, x1 x2 x3 स्केलर्स हैं, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो कहाँ जाएगा? बी में मैम। नहीं, b तो इसके बराबर है ना। ओके, जस्ट लेट मी, ये बस जो हमारा A1 A2 A3 कॉलम्स हैं हमारे मैट्रिक्स A के, हमने 3 स्केलर्स लिए x1 x2 x3, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये जो सम है पूरा, ये कहाँ जाएगा? कॉलम स्पेस याद करिए क्या होता था? 102 में सर ने पढ़ाया होगा ना, फंडामेंटल स्पेसेस, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, लेफ्ट नल स्पेस। यस मैम, रैंक ऑफ बेसिस। रैंक बेसिस, सारी चीजें बताने के बाद सर ने बताया होगा ना कि कॉलम स्पेस, रो स्पेस, नल स्पेस और लेफ्ट नल स्पेस क्या होता है। यस मैम। तो जो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन बनता है वो कहाँ जाता है? कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाता है? कॉलम स्पेस क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए, देन व्हाट इट विल बी? मैम कॉलम स्पेस होगा मतलब जो ए मैट्रिक्स है उसके जो पाइवोट एलिमेंट है जिस रो में, वही कॉलम कॉलम स्पेस होता है। वो तो उसकी बेसिस होती है, जो पाइवोट एलिमेंट्स के साथ डिनोट करते हैं वो बेसिकली उस कॉलम स्पेस की बेसिस होती है ना। स्पेस तो वो होता है ना जिसमें उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस जाते हैं। यस m मैम। क्रॉस n है तो Rm में जाएगा। हाँ, अगर ए हमारा m क्रॉस n का है तो कॉलम स्पेस कहाँ जाएगा? Rm। आर एम, राइट, करेक्ट है। ये इसे देख के बस हमें बताइए कि ये वाला जाएगा कहाँ? अगर A1 A2 A3 हमारे A के कॉलम्स हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा? ओके, हमें और बेसिक पूछने दीजिए। कॉलम स्पेस होता क्या है किसी मैट्रिक्स का? स्पेस, स्पेस हमारा वही है वेक्टर स्पेस वाला, ठीक है। जब स्पेस बोला जाता है तो डायरेक्टली कनेक्ट करिए, वो वेक्टर स्पेस है, फाइन। अब अगर ये हम इसे कॉलम स्पेस बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि ये अपने
वेक्टर्स के साथ जब इसके तो वेक्टर स्पेस जब आएगा तो उसमें फील्ड आएगा और एक सेट आएगा V और F, दो ऑपरेशंस डिफाइन होंगे, है ना, दो ऑपरेशंस डिफाइन होंगे, स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा, राइट? यस मैम। तो अगर ये पूरा स्पेस है, जो स्पेस होता है वो इसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस को रखता है, ठीक है? तो ए का अगर ए के कॉलम्स का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग बनाए वो हमारा कॉलम स्पेस ऑफ ए में जाएगा, ठीक है? उसी का तो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। A1 A2 A3 हमारे ए के कॉलम्स हैं, तो अगर हम इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो वो उसके कॉलम स्पेस में ही जाएगा ना। जब हमने स्पेस बोल दिया तब तो वो सारे पॉसिबल वेक्टर्स को कंटेन कर लेगा ना। यस मैम। उसी की वजह से ये कहाँ जाएगा, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड, कॉलम स्पेस ऑफ ए, ये जाएगा हमारा कॉलम स्पेस ऑफ ए में, और ये इक्वल टू है बी के। That is why this system will be solvable if and only if this B belongs to column space of A। ये किसी भी सिस्टम की सॉल्वेबिलिटी की कंडीशन होती है कि आपका सिस्टम AX इज इक्वल टू बी सॉल्वेबल कब है, जब आपका ये B जो है वो A के कॉलम स्पेस में लाई कर रहा है। कॉलम स्पेस में लाई करने का मतलब क्या होता है कि A के किसी पर्टिकुलर लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के लिए B को हम लिख सके, और यही यहाँ पे कर रहे हैं। x1 x2 x3 हम लोग ऐसा फाइंड आउट कर रहे हैं कि जब हम a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 लिखें तो वो B के बराबर हो जाए। पूरे सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब तो यही हो रहा है ना कि इस B का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कॉलम्स ऑफ A के टर्म्स में निकाल रहे हैं, है ना। यस मैम। ओके, एनी क्वेरी इन ऑल ऑफ दिस? क्योंकि आज हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कहीं भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नाम भी लेते हो तो पीपल विल अज्यूम कि आपको ये सारी चीजें पता हो। मैम ये जांच बैकग्राउंड में कितनी आवाज अभी आ रही है। मेरे बैकग्राउंड से नहीं आ रही? नो मैम, बाकी लोग किसी ने माइक अनम्यूट किए हुए। बंद हुआ? यस मैम। ओके, okay, so is everything clear now about solution space of this and when the solution will exist for the system? क्योंकि ये जब खत्म होगा तो शायद आप लोगों के सिलेबस में लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन है ना। क्या बोलिए भैया? ये जब सॉल्यूशन स्पेस ये वाला खत्म होगा इसके बाद सिलेबस में क्या है चोलेस की डिकम्पोजिशन के बाद? LU PLU QR एंड चोलेस की फैक्टराइजेशन। अच्छा, अभी QR फैक्टराइजेशन बचा है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, eigenvalues, eigenvectors, least square and minimum normed solution with application to data problems. Fine. ओके, तो यहाँ तक आप लोग मतलब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है? अब हम आगे बढ़े। यस मैम प्लीज। ओके, so today we will learn Cholesky decomposition of a matrix and how we can utilize this to solve our linear system of equations. So what is first Cholesky decomposition? मैम QR वाला। QR इसके बाद कवर करेंगे। ओके। तो अभी तक जो हम लोग LU PLU मैम भाई मैम किसी बच्चे का साउंड आ रहा है।
नयन गुप्ता, नयन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। माइक ऑफ कर ले बहन। कंटिन्यू मैम प्लीज। चुलिस्की डिकम्पोजिशन क्या है? एलयू को जब हम लोग सॉल्व अप्लाई कर रहे थे, पीएलयू को सॉल्व कर रहे थे, तो हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे थे कि हमें बस 2 ट्रायंगुलर सिस्टम सॉल्व करने हो रहे थे, फाइन। लेकिन वहां पे क्या इशूज आ रहे थे? बेसिकली इशूज नहीं, लिमिटेशंस कह सकते हैं कि हमें 2 या 3 मैट्रिसेस स्टोर करनी पड़ रही थी, राइट? क्योंकि एलयू अगर हम कर रहे हैं तो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्टोर करेंगे, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्टोर करेंगे। पीएलयू अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पी को स्टोर करना होगा, एल को स्टोर करना होगा और यू को स्टोर करना होगा। That means what? If we are going to solve any system of equation, suppose of dimension 10, okay? Of dimension 10 by 10 means what? A matrix is of our 10 by 10. Then the corresponding L and U matrices will also be of dimension 10 by 10. This means what? कि हमें 2 10 by 10 की मैट्रिसेस स्टोर करनी पड़ेंगी, और जब पीएलयू को अप्लाई करेंगे तो हमें 3 10 by 10 की मैट्रिसेस स्टोर करनी पड़ेंगी। So people thought whether if not every time in some particular cases can we do our same work in less number of matrices? This means what कि हमें LU, PLU 2 और 3 को स्टोर ना करने की बजाय क्या हम किसी एक मैट्रिक्स से काम चला सकते हैं? So for they find the assertive answer and they found, and then this Cholesky decomposition has been developed. It says what? For every symmetric and positive definite matrix, positive definite matrix A, there exists a matrix L, a lower triangular matrix L, more precisely, a lower triangular matrix L such that A can be written as A is equal to L transpose, and here the diagonal entries of L are strictly greater than 0. The diagonal entries of L are strictly greater than 0. So there are 3 keywords in this Cholesky decomposition. The first one is that the matrix should be symmetric. ठीक है? Second, it should be positive definite. जब मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होगी, पॉजिटिव डेफिनिट होगी, तब हम एक मैट्रिक्स L ऐसा फाइंड आउट हमेशा कर पाएंगे कि हम A को L इंटू L ट्रांसपोज के टर्म्स में लिख सकें। अब अगर L हमारा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो L ट्रांसपोज क्या होगा? अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर होगा। दिस मीन्स व्हाट कि जो फैसिलिटीज वहां मिल रही थी कि हम पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के बजाय 2 ट्रायंगुलर सिस्टम को सॉल्व कर रहे थे, वो हम यहाँ कर सकते हैं। एक बेनिफिट इसका क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा कि अब हमें 2 या 3 नहीं, बस एक मैट्रिक्स स्टोर करनी पड़ेगी L। बट व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस मेथड कि ये उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा जो मैट्रिसेज हमारी सिमेट्रिक है और पॉजिटिव डेफिनिट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल एलिमेंट के दोनों तरफ सेम एलिमेंट होना चाहिए। यस। रो और कॉलम एक्सचेंज करने पर वही मैट्रिक्स आए। राइट, दैट मीन्स व्हाट कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। यही ना, रो जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को कॉलम से एक्सचेंज कर देते हैं।
अगर हमारा A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है किसी मैट्रिक्स के लिए तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा। दिस मीन्स व्हाट कि अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखें तो क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज के एक साइड की इमेज दूसरे साइड का मिरर इमेज होती है। एक साइड की वैल्यूज का आप मिरर इमेज लोगे दूसरे साइड वही आ जाएगा। ये सही बोल रहे हैं? तभी तो ए ट्रांसपोज होगा ना। जैसे यहाँ A12 आएगा तो यहाँ A21 आना चाहिए था। जब मिरर इमेज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा A12। A13 यहाँ था तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आएगा A13 एंड यहाँ पे A23 अगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A23। तभी तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होगी ना, Yes, अदरवाइज ma'am. So any matrix will be called symmetric if A is equal to A transpose. Now what is positive definite? Any idea? मैम इनपुट 0 से बड़ा हो और उसके जो एलिमेंट हो फाइनाइट हो। Sorry? क्या हो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए? प्लीज आंसर करिए, हम समझ नहीं पाए थे, कुछ पीछे से नॉइज आ रही थी। मैम जो तुम्हारा आवाज बहुत इको कर रहा है। भाई किसी शिव का माइक ऑन शिव कर तो रहा अपना है। माइक ऑफ कर ले, आवाज का एको अपने आप खत्म हो जाएगा। मैम मैं ये कह रहा हूँ एक मिनट, हमें पहले सबको म्यूट करने दीजिए, उसके बाद वो हो जाएगा। अब एक लोग ऑन करके बोलिए जो बोल रहे थे। पॉजिटिव डेफिनेट से आप अभी आपने कुछ एक्सप्लेन किया था, हम सुन नहीं पाए थे, बताइए क्या बताया था आपने? जो शायद आपकी ही माइक से इको आ रहा है, मे बी आपने 2 डिवाइसेस से ज्वाइन कर रखा है। यस मैम। एक डिवाइस का डिवाइस साउंड का एकदम ऑफ कम कर करिए। लो। ओके, कोई बात नहीं, हमें बताते हैं क्या होता है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be positive definite if X transpose AX is strictly greater than 0 for all X non-zero in Rn। कि अगर ए मैट्रिक्स हमारी ऑफ डायमेंशन n क्रॉस n की है तो हम इसमें किसी भी Rn के वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, अगर वो वेक्टर नॉन जीरो है तो ये क्वांटिटी हमेशा हमें ग्रेटर देन 0 मिले, then we will call this matrix A is a positive definite matrix. For example, let us see some examples for that. Suppose I am writing, मैम हाँ आपने एक्स ट्रांसपोज लिखा है ना? हाँ आपका, और ये जो स्मॉल एक्स है बगल में राइट साइड, हाँ, दोनों अलग है ना? एक मैट्रिक्स एक स्केलर है ना? नहीं ये भी वेक्टर है ना, ये Rn का मेंबर है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये X हमारा Rn में है तो ये X ट्रांसपोज AX 1 का वेक्टर 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स देगा ना। सी इसकी डायमेंशन हमारी क्या होगी, X की n क्रॉस 1, इसकी डायमेंशन क्या है n क्रॉस n। X ट्रांसपोज की डायमेंशन क्या होगी, अगर X हमारा n क्रॉस 1 का है तो X ट्रांसपोज कितने का होगा, 1 क्रॉस n का। तो ये जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा
1 क्रॉस 1 का या फिर रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा या फिर हम कह सकते हैं कि हमें एक स्केलर मिलेगा। हम यस लोग मैम। यहाँ पे बस x को Rn से ही कंसीडर करेंगे। हाउएवर अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो ये C से हो सकता है, but we will not consider that one here. We are only focused with Rn कि रियल नंबर्स के साथ हमारे क्या होता है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग सम मैट्रिसेस, प्लीज ट्राई टू आंसर कि ये सिमेट्रिक सॉरी पॉजिटिव डेफिनिट है या नहीं। 1 0 0 1 ये एक मैट्रिक्स है A1, 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, तो अगर हमें x ट्रांसपोज AX हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, x1 x2 1 0 0 1। ठीक है, x1 x2 लेट अस मल्टीप्लाई दिस। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा सेम चीज मिलेगी, और जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो अब अगर x हमारी नॉन जीरो हुई तो क्या हमें ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन जीरो मिलेगी? फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 विच इज नॉन जीरो। जीरो ये कब होगा, जब दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाएं। इफ आई एम सेइंग नॉन जीरो दैट मीन्स कम से कम एक कंपोनेंट इसमें से इसका नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो वेक्टर यही था ना, याद करिए। हाँ, फिर हमें ये बताइए कि अगर ये x नॉन जीरो है तो क्या ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी? क्योंकि x नॉन जीरो है तो एटलीस्ट एक तो इसमें से नॉन जीरो होगा ना x1 x2 में से, और उसका स्क्वायर हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो। दिस मीन्स व्हाट कि ये A1 हमारा पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। क्लियर? Yes, What ma'am. about, okay, now I am writing second matrix. A2 is equal to 1 1 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है। हाँ मैम, जो A1 वाला मैट्रिक्स है मैम, इसके एग्जांपल एक बार अगेन रिपीट कर सकते हैं? मैम समझ नहीं पाए। A1 को हम कह रहे हैं कि A1 हम अगर हमने मैट्रिक्स ली जिसके एंट्रीज ये हैं 1 0 0 1। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन क्या दी हमने कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट बोली जाएगी अगर x ट्रांसपोज AX हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है फॉर एवरी x नॉन जीरो। ठीक है, तो इसमें अगर हमारा जब हमने मल्टीप्लीकेशन किया x ट्रांसपोज AX हमें मिला कि ये वैल्यू इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो अगर x हमारा नॉन जीरो है तो ये वैल्यू तो डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होगी ना, क्योंकि कोई एक तो इसमें से नॉन जीरो होगा और उस नॉन जीरो का स्क्वायर होगा। यस तो ये मैम, तो होगा। एश्योर है ना कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। यस मैम। तो ये मैट्रिक्स हमारी जो A1 होगी, दिस सेटिस्फाइज आवर डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डेफिनेटनेस, सो दिस मैट्रिक्स A1 इज पॉजिटिव डेफिनेट। व्हाट अबाउट दिस A2? A2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। Let us again compute x transpose AX. This will be what? x1 x2 1 1 1 1 x1 x2. This will be equal to x1 x2 x1 plus x2 x1 plus x2। ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये देगा हमें x1 plus x2 और ये प्लस x2 x1 plus x2। ठीक है, ये हमें टोटल क्या देगा, x1 plus x2 whole square। Will this always be greater than 0 for every non-zero x? यस मैम। Are you sure? वैसे थिंक करके मैम बताइए। ये नॉन जीरो है तो इसमें नेगेटिव भी आ सकता है ना?
हाँ, तो नहीं हो नेगेटिव सकता नंबर से आ सकते हैं। मैम। अगर ठीक, x1 हाँ बोलिए। लेट करेंगे अगर x1 2 लिए और x2 -2 लिए तब तो नहीं होगा ना, 0 से ग्रेटर। Whenever our मैम जब x1 will स्क्वायर be, होगा तो पॉजिटिव ही होगा ना। एक मिनट हम बताते हैं। Whenever our x1 will be minus of x2, तो ये अंदर ब्रैकेट वाला टर्म ही 0 हो जाएगा। तो 0 का हम स्क्वायर करेंगे तब भी तो 0 ही होगा ना। यस मैम। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग थे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर था, उसकी वजह से ये आया था। पॉजिटिव होने के लिए मैम ये नॉन जीरो और साथ में ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक का इनवर्स नहीं होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स एक दूसरे का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। ये जो फाइनल क्वांटिटी हमें मिल रही है वो बस नॉन जीरो होनी चाहिए और x नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट ओनली नॉन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जैसे यहाँ पे था। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये हमारी हमेशा नॉन जीरो नहीं होगी, सॉरी ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक नॉन जीरो x ऐसा मिल रहा है जिसके लिए ये x ट्रांसपोज ax 0 दे रहा है। दिस x विल बी व्हाट? एनी ऑफ k माइनस k, कोई भी k माइनस k टाइप का एलिमेंट लीजिए, कि आपको हमेशा 0 दे देगा। दिस मीन्स व्हाट? दिस वन इज आवर नॉट पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो इसके लिए चोलिस की डिकम्पोजिशन नहीं एग्जिस्ट करेगी। सिमेट्रिक है ये पर पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, इसलिए A3 आई एम राइटिंग 1011। इसको चेक करके बताइए क्या ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है। इसके लिए जब हम x ट्रांसपोज ax लिखेंगे तब हमें क्या मिलेगा? x1 x2 1011 x1 x2। ठीक है, लेट अस मल्टीप्लाई दिस वन। This will give us x1 x2 into x1 and x1 plus x2. Multiply again, this will give us x1 square plus x2 square plus x1 x2. What about this quantity? Will this be greater than 0 for every x non-zero? नो मैम, नेगेटिव में आएगा। मैम अगर यहाँ पे x1 2 और x2 -2 ले रहे हैं तो हो रहा है, मतलब बोलिए बोलिए। मैम ये ऐसा होगा, मतलब इसको अगर x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 x2 करने के बाद से शायद होगा, पता नहीं मैम, आप बता दीजिए। राइट, ये क्वांटिटी हमेशा आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। कोई भी x1 x2 की वैल्यू आप चूज कर लीजिए, आपको हमेशा ये मिलेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है। यस मैम, होगा, है ना। दिस मीन्स व्हाट? कि हमारी A3 मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनिट है। राइट, क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम हर बार ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म करके चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो 2x2 की मैट्रिसेस थी। 2x2 में ही एक बार हमें इजिली दिख गया कि ग्रेटर देन 0 है, दूसरी बार भी इजिली दिख गया कि हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं है, तीसरी बार हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। इसको इंश्योर करना कि क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, तो आप सपोज करिए जब आपके पास 4x4 या 5x5 की मैट्रिक्स आ जाए, उस केस में क्या होगा? आपका 5 वेरिएबल्स में एक सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल जनरेट होगी। उस पॉलिनोमियल के लिए ये इंश्योर करना कि हमेशा वो ग्रेटर देन 0 होगी, इजी टास्क होगा आपके लिए। आप ये वेरीफाई कर पाओगे? नो मैम। नो मैम।
So for that some theorems have been derived. We will not go to prove that, but I will state that क्योंकि हम लोग को चॉइस की डिकम्पोजिशन पढ़ना भी है और समझना भी है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम किसी मैट्रिक्स को देखें तो कैसे बताएं कि वो उसके लिए चॉइस की डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. So one result is there which says that a matrix A is positive definite if and only if any one of the following conditions holds. फर्स्ट क्या है? All principal minors are strictly greater than 0. एंड सेकेंड क्या है कि all eigenvalues of A are strictly greater than 0. Same this one. आइगन से आप लोग अवेयर हो? आइगन वैल्यू क्या होती है किसी मैट्रिक्स की? आइगन वैल्यू आप लोग जानते हो? नो मैम. कोई बात नहीं. आइगन वैल्यू वाला नहीं पढ़ा. जब हम लोग ये क्यूआर डिकम्पोजिशन वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग आइगन वैल्यू पढ़ेंगे इस क्लास में, तो इसकी चिंता मत करिए. अभी वहां पे फिर से हम बताएंगे. यहाँ पे क्या इस वाले से हम वेरीफाई कर पाएंगे क्या कि हमारा मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं? ये तो हम वेरीफाई कर सकते हैं ना कि भी किसी भी गिवन मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट और माइनर निकालना तो आता है ना हम लोगों को. यस मैम. यस मैम. नाउ प्लीज चेक दिस मैट्रिसेस. क्यों एक पॉजिटिव डेफिनेट मिला था, क्यों नहीं मिला था? इसका फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर क्या होगा? 1. सेकेंड प्रिंसिपल माइनर 1. इसका फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर 1. सेकेंड प्रिंसिपल माइनर 1 into 1 minus 1 into 1 0. इसका फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर 1. सेकेंड प्रिंसिपल माइनर 1 into 1 minus 0 is equal to 1. So we can verify by checking all the principal minors that if each and every principal minor are strictly greater than 0, then our matrix A will be positive definite. Okay? Yes ma'am. By ensuring this कि अब ओके तो हम लोगों को क्या क्या पता चला? एक तो ये कि चोलिस्की डिकम्पोजिशन होता क्या है. चोलिस्की डिकम्पोजिशन के लिए हम लोगों ने देखा कि ये एग्जिस्ट करती है केवल उन मैट्रिसेस के लिए जो सिमेट्रिक हो और पॉजिटिव डेफिनिट हो. सिमेट्रिक क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनिट क्या होता है, दोनों हमने एक्सप्लेन किया. आफ्टर दिस चोलिस्की डिकम्पोजिशन क्या होता है कि हमारे पास एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L मिलेगी, so that we can write A in the product of L and L transpose, and here the diagonal entries of this L will be strictly greater than 0. Now the question is okay. पहले कंप्यूटेशन से पहले अच्छा ये तो हमने एक्सप्लेन किया ना कि ये एक लोअर ट्रायंगुलर एक अपर ट्रायंगुलर फिर से होगी. हम दो ट्रायंगुलर सिस्टम्स को सॉल्व करके अगेन अपना ओरिजिनल सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं, पर अब हमें एक ही मैट्रिक्स स्टोर करनी पड़ेगी L. जो वो स्टोर करना नहीं पड़ेगा, उसी के ट्रांसपोज से निकल जाएगा ना. So for some cases means what? Whenever our this A matrix will be positive definite and symmetric, then instead of finding two matrices, it is enough for us to find one matrix L, and we will apply our triangular system solution for those two systems. Now the question is how to find this Cholesky decomposition. For this, let us derive the condition. Cholesky decomposition क्या कहता है कि हमारी मैट्रिक्स जब सिमेट्रिक होगी पॉजिटिव डेफिनेट होगी. लेट अस राइट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A, A11, A12, A13,
A14, A12, A13, A14, A22, A23, A24, A23, A24, A33, A34, A34 and A44. This matrix is our symmetric. पॉजिटिव डेफिनेट हम एज्यूम करेंगे क्योंकि हम लोगों को डिराइव करना है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें चलो इसके डिकम्पोजिशन। एल मैट्रिक्स का हमारी स्ट्रक्चर क्या है? लोअर ट्रायंगुलर। लेट अस एज्यूम दिस वन आल्सो। L11, L21, L31, L41, L22, L32, L42, L33, L43, L44. Remaining elements will be 0. क्यों? क्योंकि हमारी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है ना? मैम हाँ बोलिए। मैम आपने जो ये मैट्रिक्स लिखा है इधर वाला, इसमें ए पहले रो में A11 है, सेकंड रो में A12 होगा कि 21 होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें लेना है ना, तो A21 की जगह हमने 12 लिखा है। ओके। चलो इसकी डिकम्पोजिशन केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस के लिए एग्जिस्ट करती है ना, तो हम अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसके लिए चलो इसकी डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं उससे हमें सिमेट्रिक लेके चलना होगा ना। रिमेंबर, यहाँ पे देखिए, यस सर। जब तक ये सिमेट्रिक नहीं होगा हमारा चलो इसके डिकम्पोजिशन इसके लिए मिलेगा नहीं, तब हमें फिर अपना LU PLU ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। Now what will be L transpose? L11, L21, L31, L41, 0, L22, L32, L42, 0, 0, L33, L43, 0, 0, 0, L44. Fine. This will let us multiply these two. ये हमारा L, ये इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है ना, सभी लोग एग्री कर रहे हैं ना? मतलब हम कुछ ऐसे स्टेप तो अभी नहीं लिख रहे हैं ना जिसमें किसी को भी डिफिकल्टी आ रही हो। अगर डिफिकल्टी आ रही है यू कैन आस्क मी, देयर इज नो इशू। हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये मैट्रिक्स इन दोनों के प्रोडक्ट से मिल रही है, सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स। क्या होगा? L11 स्क्वायर, ये वाला इससे प्रोडक्ट होके जाएगा L21 L11, L31 L11, L41 L11। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस विल गिव अस 1 2 एंट्री L11 L21, then this one will be multiplied by this for 2 2 entry L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर। हम मैट्रिक्स प्रोडक्ट लिख रहे हैं, आप लोग प्लीज वेरीफाई करिएगा हम गलत ना लिखें क्योंकि हमसे गलतियां बहुत होती हैं। L31 L21 प्लस L32 L22, L41 L21 प्लस L42 L22। थर्ड रो का मल्टीप्लाई करते हैं। Let us see what will come. L11 L31, L21 L31 plus L22 L32, L31 square plus L32 square plus L33 square, L41 L31 plus L42
L32 प्लस L43 L33 L11 L41 L21 L41 plus L22 L42 L31 L41 plus L32 L42 plus L33 L43 लास्ट एंट्री आएगी L41 स्क्वायर प्लस L42 स्क्वायर प्लस L43 स्क्वायर प्लस L44 स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक करिए क्या सही है, क्योंकि अगर अदरवाइज हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, इसलिए हमें प्रोसीड करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। सही है, 1 मिनट लेके चेक कर लीजिए। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब बैक आते हैं। ये क्या था, ये पूरी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, दैट मीन्स ये एलिमेंट वाइज इक्वल होंगी, है ना, मैट्रिसेस इक्वल एलिमेंट वाइज होती हैं। दिस विल गिव अस, लेट अस कंपेयर द एलिमेंट्स। A11 will be equal to L11 square, ठीक है। A12 will be L11 L21, A13 L11 L31, A14 L11 L41, A22 is equal to L21 square plus L22 square, A23 is equal to L21 L31 plus L22 L32, A24 is equal to L21 L41 plus L22 L42, A33 23 तो यहाँ था ना, तो ये इन दोनों को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक है इसलिए। A33 will be L31 square plus L32 square plus L33 square. A34 will be equal to L31 L41 plus L32 L42 plus L33 L43. Last element A44. A44 will be equal to L41 square plus L42 square plus L43 square plus L44 square, ठीक है। अब यहाँ पे जो Lij है वो हमें अननोन है, Aij नोन है। अगर A11 इज इक्वल टू L11 स्क्वायर है, A11 हमें नोन है, तो क्या हम L11 निकाल सकते हैं? व्हाट विल बी आवर L11? If A11 is equal to L11 square, then what will be L11? Square A11 by L11. मैम अंडर रूट A11 स्क्वायर रूट ऑफ A11। स्क्वायर रूट ऑफ A11, ठीक है, अंडर रूट ऑफ A11 बराबर है प्लस हम क्यों यहाँ पे बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। माइनस वाले को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि L11 होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A11 ना,
प्लस वैल्यू भी लेंगे अगर माइनस वैल्यू भी लेंगे, दोनों का स्क्वायर हमें A11 देगा ना। यस मैम, में माइनस लेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आयोटा यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा फिर। नहीं, वो कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। इसे हम पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में फिर से हम आते हैं। हियर द डायगोनल एंट्रीज ऑफ L आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये जो L होता है, ये डिजाइन ही चुलिस के डिकम्पोजिशन में ऐसे होता है कि हम बस पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं डायगोनल पे, नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर नहीं करते। और स्पेसिफिकली चोलिस की डिकम्पोजिशन, क्योंकि किसी को भी जब नॉमेनक्लेचर दिया जाता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है, फिर हम उसको नहीं बदल सकते। हाँ, माइनस को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो हमें एक डिकम्पोजिशन मिलेगा, पर उसे हम चोलिस की नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, नाउ Yes, इज इट क्लियर व्हाई आई एम टेकिंग ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट? बिकॉज Yes, वी ma'am, आर clear. फाइंडिंग चोलिस की डिकम्पोजिशन। L11 मिला अगर हमें, L11 नोन है, A12 नोन है, कैन आई फाइंड दिस L21? What will be L21? मैम A A12 divided by root over of A11। L11 स्क्वायर रूट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिंपल थोड़ा सा डिराइव करना है। ठीक है, L11। ठीक है। What will be, अब थर्ड इक्वेशन में आते हैं। A13 नोन है, 11 नोन है, क्या हम 31 फाइंड आउट कर सकते हैं? What will be our L31? मैम A13 divided by L11। What will be L41? मैम A14 divided by L11। Right. Now come to this fifth equation. A22 is equal to L21 square plus L22 square. 21 फाइंड आउट हो चुका है इसके टर्म्स में, 21 फाइंड आउट है, A22 नोन है, क्या ये हमें L22 दे सकता है? Can I find L22 by, can I compute L22 by this equation? यस मैम, मैम लेकिन What स्क्वायर will be? रूट होगा। हाँ, L22 will be what? A22 minus L21 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट? अब 22 भी नोन हो गया, 21 भी नोन है, 31 भी नोन है, तो इसमें 6 इक्वेशन में क्या नोन है? 3 2, बाकी सारी क्वांटिटीज नोन है। बाय सॉल्विंग दिस कैन आई ऑब्टेन L32? व्हाट विल बी दैट वन? 32 will be A23 minus L21 L31 divided by L22, will it be? इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, L22 हमें मिल चुका था, अब नोन था तो हमने उससे डिवाइड कर दिया, तो अब हमें L32 दे देगा ये। यस मैम। बाकी लोग? यस मैम। Yes, ma'am, Yes, clear. ma'am. यस मैम क्लियर। Now let us come to this equation. A24 known to us, 21 known to us, 41 known to us, 22 is also known to us. By solving this system, can I find 42, L42? What will be L42? Please answer. मैम A24 minus L21 L41 divided by L22। L22, right? Very good. अब इस इक्वेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? A33 is equal to L31 square, 32 square, 33 square. 31 फाइंड आउट हुआ है, हाँ। 32 भी फाइंड आउट हो चुका है, मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास बस 33 अननोन है। So we can compute L33. What will be that one? L33 will be A33 minus L31 square minus L32 square का पूरा स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर। अब इस वाले इक्वेशन पे आते हैं। 31 नोन है, 41 नोन है, 32 भी नोन है, 42 ये भी कंप्यूटेड हो चुका है।
3 भी पता चल गया, बस 4 3 नहीं पता है इस पूरे इक्वेशन में हमें. What will be L43 from this? A34 minus L31 L41 minus L32 L42 divided by L33. ठीक है? Is it correct? L43 की वैल्यू. यस मैम. Now let us come to the last equation. A44 में A known है, ये 41 known है, 42 known है, कंप्यूट हो चुके हैं. 41 42 43 तीनों हो चुके हैं. बचा क्या? 44. What will be our L44? A44 minus L41 square minus L42 square minus L43 square का स्क्वायर रूट. Right? Sorry. So, whenever we have given matrix A, can you find now L by using these formulas for this Lij entries? L11 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ A11. L22 क्या होगा? A22 माइनस L21. So L22 को जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे उससे पहले हमें 21 कैलकुलेट होना चाहिए. So L21 क्या होगा? A12 अपॉन L11. L31 क्या होगा? A13 अपॉन L11. A41 क्या होगा? A14 अपॉन L11. L32 23 L21 L31 divided by L22. L42 is what? A24 minus L21 L41 divided by L22. 33 जब एलिमेंट आया A33 minus 31 square minus 32 square. 44 जब आया A44 minus L41 square 42 square 43 square. So इस फॉर्मूले से हमने 4/4 के लिए निकाला. अब in general A of dimension n cross n है. Then what will be our LJJ? डायगोनल की एंट्री क्या आएगी? इसको जनरलाइज करिए. 11 था तो A11 आया. 22 था तो A22 minus 21 आया. 33 था तो 33 31 32. 44 था तो 44 41 42 43. LJJ क्या होगा? AJJ minus summation K is equal to 1 to, जब 4 था तो 3 तक गया, 3 था तो 2 तक गया, 2 था तो 1 तक गया, 1 था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था. देन अगर ये J है तो कहाँ तक जाएगा ये समेशन? J minus 1. यस, J minus 1 L J K का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट है फॉर एवरी J lying between 1 to n. If I write this by generalizing this, are you people will be agree with me? Yes, Yes ma'am. ma'am. Okay. तो डायगोनल एंट्री तो हमें इससे मिल जा रही है, लेकिन हमें तो L को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सारी एंट्री चाहिए ना. अब इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं. 21 A12 by 11, 31 13 by 11, 41 14 by 11. 32 जब आया तो 23 माइनस 2131. मतलब इन दोनों में जो कम था उसके पहले वाले इंडेक्स तक गए. 42 जब आया A24 माइनस L21 41. 42 में कम कौन है? 2 से पहले का इंटीजर कौन है? नॉन जीरो इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर 1. तो ये 21 और 41 आया. 43 जब था तो आया A34 माइनस L31 41 माइनस L32 42, है ना? So let me generalize this one also.
देन व्हाट इट विल बी, हम लिख रहे हैं, आप लोग हमें कंपेयर करके बताइएगा कि क्या इससे ये मिल रहा है या नहीं। L I J is equal to A J I minus summation K is equal to 1 to J, 3 था तो टूट गया, तो ये J माइनस 1 L I K L J K, ठीक है, दिस वन divided by 1 upon L J J, where I is greater than J and greater equal 1 less than M। देखिए, देख के बताइए हमें, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं जिससे दिखे। IJ को 2 3 3 2 सारी वैल्यूज रख के वेरीफाई करिए, क्या यही आ रहा है? ठीक है, आ रहा है? यस मैम। So if we have to write the program for this, आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस में होंगी, ट्यूटोरियल नहीं लैब क्लासेस में, तो हम लोग कैसे करेंगे? चलो इसकी डिकम्पोजिशन के लिए सबसे पहले वेरीफाई करिएगा क्या आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है। सिमेट्रिक इससे करेंगे कि क्या A is equal to A ट्रांसपोज है, इफ यस देन प्रोसीड, देन चेक फॉर पॉजिटिव डेफिनेटनेस। पॉजिटिव डेफिनेटनेस के लिए सारे प्रिंसिपल माइनस हमें ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट करने हैं। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड हो देन वी विल प्रोसीड फॉर finding Cholesky decomposition, and for Cholesky decomposition we will need to find entries of L. Entries of L will be computed by this one. प्रोग्राम आप लोग लिखेंगे इस पे ट्यूटोरियल क्लास में, हालांकि सर भी बताएंगे। ट्यूटोरियल क्लास में सर आते हैं या मैम आती हैं? मैम आती है। मैम बताएंगे फिर। मैम पर अभी कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर है ना कि कैसे प्रोग्राम लिखना है इसके लिए? यस मैम। बिना चेक किए कि सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है, चोलेस्की डिकम्पोजिशन नहीं फाइंड आउट करेंगे। अगर ऐसा है कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक या पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है तो वहीं पे हमारा मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट, सो चोलेस्की डिकम्पोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके मैम, आपने जो भी ये जनरलाइज कराया है मैम, इससे पता है मतलब हम लोग सिमेट्रिक के एलिमेंट फाइंड करेंगे, मतलब एंट्री, और उससे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। और आपने जो भी पहले बताया था कि माइनर निकालने से उसको पॉजिटिव डेफिनेट पता चलेगा, राइट? नहीं फिर से बोलिए। मैम हम ये कह रहे हैं, मतलब जो हमने समझा है कि जो आपने माइनर बताया भी कि इसका माइनर निकालेंगे अगर वो 0 से मतलब बड़ा आता है तो पॉजिटिव डेफिनेट है। और जो आपने अभी ये बताया है, जो पूरा इतना जर्नलाइज किया अभी लास्ट में जो 2 लाइन, इससे हम लोग उसके एलिमेंट निकालेंगे, इससे पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है मैट्रिक्स या नहीं। नहीं सिमेट्रिक हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए चाहिए ना, ये वाला था ना सिमेट्रिक। जब ओरिजिनल मैट्रिक्स ए अगर हमारी सिमेट्रिक नहीं रही तब तो हम सीधे बोल देंगे ना कि चोलेस्की डिकम्पोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उसके लिए, क्योंकि हमारी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही ना। चोलेस्की डिकम्पोजिशन तो तभी। हाँ मैम मतलब कि जो मैट्रिक्स जो रहेगा हम लोग को दिया रहेगा वो देख के ही पता कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, मतलब ऐसा इसके एंट्री से। हाँ ओके मैम।
हम लोग देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम भी, क्योंकि कंप्यूटर तो नहीं देखेगा ना, उसे तो जब तक आप कोई कमांड नहीं दोगे वो कुछ नहीं करेगा। तो कंप्यूटर में उसके लिए आप लोग कमांड दीजिएगा कि प्रोसीड व्हेनेवर ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इफ एल्स यस मैम, लूप का नाउ यूज क्लियर। करना आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। यस मैम, पढ़ा है। तो इफ एल्स को यूज करके इन दोनों कंडीशंस को चेक करिएगा, अगर ये दोनों ट्रू हो देन वी विल प्रोसीड फॉर दिस कंप्यूटेशन। अगर है ही नहीं, कंडीशन ही हमारी नहीं होल्ड हो रही है, जो बेसिक एजम्पशन है उसके एग्जिस्टेंस के पीछे अगर वही नहीं होल्ड हो रही है तो ये तो श्योर है ये नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, ये तो उसी के एजम्पशन में काम करती है ना। ओके ओके मैम। Okay. Now, first I will explain how we will utilize this in solving linear system of equation, and then we will do one exercise. और फिर हम आपको एक दो exercise देंगे. Then we will end the class. First, application of Cholesky decomposition. We have given ax is equal to b. अगर a symmetric और positive definite है, then a can be written as L transpose. So this will be L transpose x is equal to b. Substitute L transpose x is equal to y and solve Ly is equal to b for y. जब इसको सॉल्व करेंगे हमें y मिल जाएगा इस स्टेप में। Then what we will do, जब हमें y मिल जाएगा, solve L transpose x is equal to y for x, and this x will be the solution of our original matrix, original system ax is equal to b. So अगर आपको कहा जाता है कि compute the solution of any given system by Cholesky decomposition method, then first of all you have to find the Cholesky decomposition of the given matrix A. जब ये मिल जाएगा देन हम लोग सॉल्व करेंगे एल वाई इज इक्वल टू बी। जब y मिलेगा, ये तो मिलेगा ही, डेफिनेट है, क्योंकि L एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, वी कैन अप्लाई आवर फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड या फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम, वहां से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग y, और जब y मिल जाएगा तो हम सॉल्व करेंगे L ट्रांसपोज x इज इक्वल टू y। L ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स होगी? अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि L लोअर ट्रायंगुलर थी। देन वी विल सॉल्व दिस अपर ट्रायंगुलर सिस्टम एंड ऑब्टेन आवर x which will be the required solution for the given system. For example, now we will do one example. Compute the Cholesky नाम है इसलिए हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। Compute the solution of the following system थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, क्या ले, 1 ले लेते हैं, x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 2 by Cholesky
decomposition method. फाइन, गिवन सिस्टम ये है हमारा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये फाइंड आउट करना होगा कि क्या चोलिस्की मेथड हमारा इसके लिए एप्लीकेबल है। फॉर दैट वी नीड टू राइट आवर मैट्रिक्स ए, है ना। इस सिस्टम को Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना होगा। Ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 1 1 3 1 1 1 4। This is equal to x y z is equal to 1 1 2. This is our a, this is our x, this is our b. So first what we will do, we will check whether Cholesky is applicable or not. कैसे चेक करेंगे Cholesky applicable है कि नहीं? बताइए बताइए, अभी हमने इतना सारा बताया। मैम पहले सिमेट्री चेक करेंगे A इक्वल टू A ट्रांसपोज से, उसके बाद माइनर देखेंगे कि इसके आ रहे हैं कि नहीं, मतलब 0 से। ठीक है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। 3 1 1 1 1 1 1 3 4 मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। एक कंडीशन तो ट्रू हो गई। पॉजिटिव डेफिनेटनेस देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर की वैल्यू क्या आएगी, 3 ग्रेटर देन 0। सेकंड प्रिंसिपल माइनर 8 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। थर्ड प्रिंसिपल माइनर कंप्यूट कर लेते हैं। 3 into 4 minus 1 12 minus 1 minus 1 4 minus 1 plus 1 1 minus 3 क्या हो जाएगा ये 3 into 11 minus 1 into 3 plus 1 into minus 2 minus 3 minus 2 minus 5 33 minus 5 28। थर्ड प्रिंसिपल माइनर भी ग्रेटर देन 0 है। यस। So both of the conditions hold. A is symmetric. Yes. And positive definite. That means Cholesky decomposition exists. चलिए कंप्यूट करिए। That Cholesky decomposition exists. ओके, उसके पहले हमें ये बताइए, आप लोग फॉर्मूले से जाना चाहेंगे या फिर डिराइव करना चाहेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया ना कि अगर हमारी एल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ये गिवन हो तो उसकी एल एंट्रीज हमारी इससे दी जाएंगी। तो आपके पास 2 मेथड है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है ये या ये, तो आप लोग इससे कंप्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो 3x3 की मैट्रिक्स लिखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर प्रोडक्ट करेंगे और वेरिएबल्स को सॉल्व करके ऐसे निकालेंगे। कौन सा मेथड आप लोग ऑप्ट करना चाहते हैं? फॉर्मूला। मैम फॉर्मूला। ठीक है, देन फॉर फॉर्मूला लेट अस राइट दिस वन। A11 is equal to 3, A12 is equal to 1, A13 is equal to 1, A22 is equal to 3, A23 is equal to 1 and A33 is equal to 4। ये इतने वेरिएबल है ना, बाकी तो ये इसकी इमेज है ना 2 1 3 1 और 3 2। ठीक है, what will be our L11? L11 is square root of A11. So this will be what? Square root of 3.
है ना? नहीं, यस मैम। यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर में, जिससे कि शायद फॉर्मूला भी आप लोग को याद ना हुआ हो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो मे भी इशू जा सकते हैं। एल जे जे इज इक्वल टू ए जे जे माइनस समेसन के इज इक्वल टू 1 टू जे माइनस 1 एल जे के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, एल जे आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एल जे जे ए आई जे माइनस समेसन के इज इक्वल टू 1 टू आई माइनस 1 एल जे के एल आई के। ठीक है, तो हमें L11 लिखना था। L11 will be A11 minus summation k is equal to 1 to 0. Summation k is equal to 1 to 0. Whatever will be the values inside, that will be conventionally 0. So our L11 will be square root of A11. ठीक है? यस मैम। L21 J is equal to 2, I is equal to 1. 1 upon L11 A12 is equal to 1 upon L11 A12 माइनस समेशन k is equal to 1 to I minus 1. I की वैल्यू 1, फिर से ये k is equal to 1 to 0. This will be eliminated और ये हमारा हो जाएगा A12 upon L11. A12 क्या है? 1. L11 हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं 3 root of 3. So L21 will be 1 by root of 3. L31 will be what? 1 upon L11. J is equal to 3. I is equal to 1. 1 upon L11. A13. A13. Minus summation K is equal to 1 to 1 minus 1 0. फिर से K is equal to 1 to 0. मतलब ये क्वांटिटी पूरी कैंसिल और ये हमारा यहीं पे ब्रैकेट क्लोज। A13 की वैल्यू क्या है? 1. L11 क्या है? 3. स्क्वायर रूट ऑफ 3. सो दिस विल ऑल्सो बी 1 बाई रूट ऑफ 3. ठीक है? हाँ, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना? प्लीज आंसर। नो मैम। ओके, 1 1 मिल गया, 2 1 मिल गया, 3 1 मिल गया। नाउ लेट अस कंप्यूट 2 2. L22 will be what? 2 2 मतलब A22 minus summation K is equal to 1 to 2 minus 1 1. L J K square, K की वैल्यू सम K is equal to 1 से 1 तक जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा L21 square. ठीक है? This means what? L22 will be A22 minus L21 whole square का स्क्वायर रूट। मैम A22 की हाँ मैम एक डाउट है मैम, वो जो सेकंड का जो सेकंड फॉर्मूला जो लिखे हैं उसमें मैम 1 बाय एल जे जे होगा या आई आई होगा, समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे तो L11 हो रहा है। आई होगा, मैम गलती से लिख दिया। आई है, मिनिमम इंडेक्स है ना आई और जे में से। यस मैम, गलती से लिख दिया, वो टाइपोज हो गया। ठीक है मैम, ऊपर भी शायद जे ही लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर जे ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो पूरा जे जे कॉमन है ना, तो इसे हम जे से लिखे या आई से लिखे, यहाँ पे नहीं चेंज होगा। नहीं, जब जनरलाइज कर रहे थे तब। अच्छा, फॉर्मूले में। ओके ओके ओके, अच्छा यहाँ पे हमने जे इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे एल आई जे लिखा है और आई हमारा ग्रेटर देन जे है, जे मिनिमम है ना आई और जे यस में, मैम, यस मैम, इसलिए यहाँ पे एल जे जे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना गड़बड़ कर दिया क्योंकि यहाँ पे एल जे आई लिख दिया था। ठीक है, यस मैम। दूसरे जो आप बोल रहे थे क्लियर है? देखिए, हमें आप लोग के नाम Yes, ma'am. दिखते नहीं है क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर रहती है, इसलिए हम नाम ले नहीं पाते आप लोगों का।
तो उसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है? ओके, नाउ वी विल कम बैक। हाँ, किसी ने कुछ कहा? नो प्रॉब्लम। नो। अच्छा, A22 will be what? 3 minus L21 square. 21 is 1 by root 3 square. इसका क्या होगा? 1 by 3 का 1 by 2. 3 3 जा 9, 9 minus 1 8. 8 by 3 का square root. You may write this as 2 square root of 2 by 3. Sorry, 2 square root of 2 by square root of 3, या इसे ही लिख के चलते हैं, इजी बना रहेगा हमारा, ठीक है? ओके, 2 2 मिल गया, तब हम क्या निकालेंगे? 2 3 L23 क्या होगा? J इज इक्वल टू 3 तो आएगा नहीं ना, 3 2 आएगा। कौन आएगा? टू टू के बाद 3 1 आ गया, 3 2 आएगा, है ना? थ्री टू, मतलब J इज इक्वल टू 3, I इज इक्वल टू 2. So this will be 1 upon LII means 1 upon L22. 22 AIJ A23 minus summation K is equal to 1 to J minus I minus 1. I की वैल्यू 2, I minus 1 कितना हो जाएगा? 1. Yes, ma'am. L3K L2K समेशन वन टाइम में मीन्स एक ही होगा. इट विल बी L22 1 अपॉन L22. L22 था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 8 by 3, तो 1 अपॉन L22 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 8, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। इसे मिटा देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों को. ओके, एंड A23 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस K इज इक्वल टू 1, 3 1 by root 3, 2 1 by root 3 माइनस 1 by root 3 इंटू 1 by root 3. ये इंटू है, ठीक है? So this will be square root of 3 by 8 into 1 minus 1 by 3 is equal to root of 3 by 8 into 3 minus 1 2 by 3, है ना? This will be equal to 2. इससे एक बाहर आएगा, 8 है तो, so 2 will be cancelled by 4 and 3 will be cancelled by this, so this will be 1 upon square root of 6. यही होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 8 इंटू 2 by 3. चेक कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 9. ठीक है, ये 3 से एक 3 कैंसिल होगा, ये 4 से 2 कैंसिल होगा, ये हमें मिल जाएगा 1 by 6. ठीक है ना? Yes, ma'am. Ma'am. 3 हमने Yes, यहाँ लिखना था ना, इसलिए हमने मिटाया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 2 मिल गया. अब 3 3 L33 क्या होता है? JJ है, A JJ माइनस समेशन K इज इक्वल टू 1 to J minus 1. मतलब A33 माइनस समेशन K इज इक्वल टू 1 to 2 L3K स्क्वायर पे पावर हाफ. It will be A33 minus L31 square minus L32 square का स्क्वायर रूट. A33 की वैल्यू कितनी थी? 4. L31 कितना आया था? 1 by root 3 स्क्वायर इसका हो जाएगा माइनस 1 by 3. 32 की वैल्यू कितनी आई? 1 by 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 by 6 का स्क्वायर रूट. ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस
2 + 1 3/6 मतलब 1/2। यही होगा -1/3 -1/6 1/3 + 1/6 माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 + 1/6 3/6 मतलब 1/2। 4 2 जा 8 8 - 1 7 7/2 7/2 स्क्वायर रूट। दिस विल बी आवर L33। कैलकुलेशंस प्लीज ध्यान रखिएगा, हमसे स्लिप ऑफ पेन बहुत होता है, बार बार यही कहते हैं। देखा अभी कैसे वहां पे LJJ लिख दिया था, अगर वही लेके चलते फिर हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया 1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 3। मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 की थी। L क्या हो जाएगा, लेट अस राइट आवर L। L विल बी √3 √3 1/√3 1/√3। 2 2 क्या आया √8/3 3 2 क्या आया 1/√6 एंड 3 3 क्या आया √7/2। This will be our required matrix L for such that E is equal to L L transpose। ठीक है, क्लियर? यस मैम। नाउ L मिल गया, अब हमें सॉल्व करना था सिस्टम। सी क्वेश्चन हमारा क्या था, बाई चुलिस्की डिकम्पोजिशन मेथड। चुलिस्की डिकम्पोजिशन मेथड में क्या करते हैं, Ax = b में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं Ly = b को। L हमें मिल गया, b हमें गिवन है 1 1 2। लेट अस सॉल्व दिस नाउ। Ly = b, this gives us √3 0 0 1/√3 square root of 8/3 0 1/√3 1/√6 square root of 7/2। y को y1 y2 y3 लिखें। यस मैम। y1 y2 y3 this is equal to b1 1 2। ठीक है, solve this will give us what y1 y2 y3। लोअर ट्रायंगुलर सिस्टम है, मतलब हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सबसे पहले हमें y1 मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3y1 = 1, देन y1 = 1/√3। सेकेंड रो हमें क्या देगी 1/√3 y1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 y2 = 1। y1 की वैल्यू 1/√3। दिस विल इम्प्लाई अस स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 y2 = 1 माइनस 1/3। y1 की वैल्यू रखी, उसके बाद इसको लेफ्ट से राइट ले गए। ठीक है, दिस विल बी 2/3 है ना, एंड दिस विल गिव अस y2 = स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 इंटू 2/3। फिर से ये कैंसिल होगा, ये क्या देगा हमें 2 4 1/√6 1/√6। ठीक है, यही देगा ना। यस मैम। यस मैम। y1 मिल गया, y2 मिल गया। तीसरे रो से हम अपना तीसरा इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, y1 y2 की वैल्यू रख देते हैं, मिल जाएगा हमें 1/√3 y1 1/√3 प्लस 1/√6 y2 also 1/√6 प्लस रूट ऑफ 7/2 y3 = 2। This will give us y3 = root of 2/7 2 minus 1/3
इधर जाएगा, 1/6 भी इधर जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 1/2 है ना, 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/2 ना, इन दोनों का सम यस 1/2. So this will becomes square root of 2/7 into 2 2 जा 4 minus 1 3 3/2. So this you may write this as 3 upon square root of 14. दो को अंदर ले जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. बाई 3 हमारा क्या मिल गया, 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14. ठीक है, करेक्ट है. y1 y2 y3 मिल जाएगा जब, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व L ट्रांसपोज x इज इक्वल टू y. L ट्रांसपोज x क्या हो जाएगा, दिस विल गिव अस रूट ऑफ 3 1 बाई रूट ऑफ 3 1 बाई रूट ऑफ 3 0 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 and 1 by root of 6. 0 0 स्क्वायर रूट, मेरा पेज भी खत्म हो गया, 7/2 x1 x2 x3 is equal to 1 by root 3 1 by root 6 and 3 by root of 14. This will give us x1 x2 x3 is equal to, ये क्या देगा, 0 स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 x3 is equal to 3/√2. कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 x3 is equal to 3/√14. ये जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, x3 हमें क्या देगा, 3/√14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/7. 7 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या देगा, 3/7. ठीक है, x3 Yes, will be our ma'am. 3/7. ओके, आगे देखते हैं क्या आएगा, x2 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 x2 प्लस 1/6 x3. हटा के यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा जगह खत्म हो गया, ये पेज भी खत्म हो गया. स्क्वायर रूट क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 x2 प्लस 1/√6 x3. x3 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 3/7. 3/7 is equal to 1/√6. 1/√6. This will give us square root of 8/3 x2 is equal to 1/√6 minus 3/7√6. 7 यहाँ आ जाएगा, 7 minus 3 4. 4/7√6 यही होगा. तो x2 हमारा हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3/8. 3 से इसका वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 16 16 से 4 कैंसिल, x2 इज इक्वल टू 1/7. 1/7. अब पहले इक्वेशन में x2 और x3 को रखेंगे और x1 निकाल लेते हैं. क्लास ज्वाइन करना है.
मैम x2 की क्या वैल्यू आई है? 1/7 1/7 है ये। गड़बड़ है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हालांकि अपने अकॉर्डिंग हम पूरे केयरफुल हैं कि कहीं भी मिसप्लेस ना हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? √3x1 1/√3x2 1/√3x3। √3x1 प्लस 1/√3x2, x2 की वैल्यू 1/7 प्लस 1/√3x3, x3 की वैल्यू 3/7 is equal to 1/√3 1/√3। तो 7√3 3 1 4, this will give us √3x1 is equal to 1/√3 minus 4/7√3। 7 यहाँ आ जाएगा, 7 minus 4 3, this will give us 3/√3। so x1 will come 3 इधर जाएगा, √3 स्क्वायर, और ये 3 से 3 कैंसिल, x1 will be 1। x1 will be 1। This is our required solution, and this was the whole procedure for solving any given problem by using Cholesky decomposition method. Please ask if you have any query. No, ma'am. प्रोसेस पूरा क्लियर है? Yes, ma'am. इसमें 1-2 एग्जांपल्स आप लोग अपने से करेंगे? ट्राई करेंगे मैम, लेकिन कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? कहाँ दिक्कत है? कौन से स्टेप में बताइए, हम बता रहे हैं ना। नो मैम, कोशिश करेंगे मैम, पहले कोशिश करेंगे उसके बाद बताएंगे मैम। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ट्राई करिएगा। अब अगले में हम लोग स्टार्ट करेंगे लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन में ही हम लोग क्यूआर डिकम्पोजिशन भी स्टडी करेंगे। क्यूआर डिकम्पोजिशन को, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हम लोग को पढ़ने हैं, नॉर्मल मेथड, क्यूआर मेथड और एसपीडी मेथड। Okay, ma'am. Okay, so I will stop here. You may ask if you have any query. नो मैम। Okay, thank you everyone.